साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मिश्रा जी हैं। अभिषेक मिश्रा जी को कहा जाता है अमर सिंह की जगह पर वो आए हैं। अमर सिंह के जैसे जो हर घरेलू संस्थानों, हर औद्योगिक संस्थानों में संबंध थे और लोगों से संबंध थे, उसी तरीके के चाणक्य समाजवादी पार्टी में माने जाते हैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी। आइए हम बात करवाते हैं। मिश्रा जी, आपका मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि कहा जाता है कि IIM अहमदाबाद की नौकरी छोड़कर आप सपा में, सर राजनीति में रुचि आपकी कैसे बनी, कैसे आना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। आदमी अगर कुछ करना चाहता है, उसके मन में अगर विचार हैं, एस्पिरेशंस हैं और देश के लिए, प्रदेश के लिए अगर कुछ देना चाहता है, आप अपनी काबिलियत में, इनफैक्ट नौजवानों से अपील भी करूंगा कि आप अपने चोजन क्षेत्र में एक बार एक्सीलेंस अचीव कर लीजिए। जिस भी क्षेत्र में, चाहे लॉ में है, चाहे डॉक्टर्स में है, चाहे मैनेजमेंट में है, चाहे किसी में, जर्नलिज्म में, उसके बाद आपको जरूर राजनीति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपके एक डिसीजन से, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में आपके एक डिसीजन से 23-24 करोड़ लोगों को फर्क पड़ता है। तो अगर अच्छे डिसीजंस होंगे तो 24 करोड़ लोगों का फायदा पहुंचता है। यही सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन है। नेताजी, एक चीज और बताइए, ये जैसे कहा जाता है कि जैसे अमर सिंह का हर औद्योगिक घरानों से संबंध था, विदेशों से संबंध था, यहाँ तक क्लिंटन को उन्होंने भारत में बुलाए। कहा जाता है अभिषेक मिश्रा के ऐसे ही सारे संबंध हैं और जितने विदेशी फंडिंग यूपी सरकार ने किया था उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, हम लोगों को बड़ा काम करने का मौका मिला। मुझे चाहे लंदन में हो, चाहे US में हो, कई जगह काम करने का, पढ़ने का, पढ़ाने का मौका मिला। हिंदुस्तान में IIM अहमदाबाद सबसे बड़ा संस्थान मैं कह सकता हूँ, उसमें मुझे 6-7 काम करने का मौका मिला। और एक नेटवर्क जो है, जो स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर का है, मैनेजमेंट सेक्टर का है, वो क्योंकि हम लोगों ने उस लाइन में काम किया, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में मैंने काम किया, उसमें काम किया। बाकी कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं जिसमें सच्चाई नहीं होती है। और ये जहां तक बात है कि आपकी एक्सेस की बात है, एक्सेस है। हम लोग काम करते हैं, चाहे मेरा सब्जेक्ट रहा, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट है, तो उन क्षेत्रों में एक हम लोगों का बड़ा नेटवर्क है, एक बड़ा हम लोगों का एक्सेस है। मेरे दोस्त आज बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं। उसका बेनिफिट यूपी सरकार को मिला। देखिए, उसका बेनिफिट मैं ये कह सकता हूं डायरेक्टली तो किसी को नहीं मिल पाता, हमेशा इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ होता है। लेकिन हाँ, हम लोग अपनी बात पहुंचा लेते हैं। हम लोग का अगर किसी को नॉक करें तो एक कोई ना कोई रास्ता में मिल जाता है। यू गेट अ फुट इन द डोर। तो वो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम किसी को कहना चाहें, भाई हम जैसे कोई चीज करना है, आप समझिए आज की तारीख में अगर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे हिंदुस्तान में आज भी कोई काम नहीं हुआ है। तो अगर उत्तर प्रदेश में, जैसे मेरे बॉस के मन में है कि भाई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का हब इंडिया बनना चाहिए, इंडिया में उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश अगर बनना है तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में 2-4 लोग जो हैं, चाहे स्नैपड्रैगन है, चाहे बाकी कई लोग हैं, जिनको आप काम करना चाहो तो आप काम कर सकते हो। हम लोग उन तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात ले जा सकते हैं। बाकी मानना ना मानना उनकी मर्जी है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, आपने अहमदाबाद का नाम लिया जी। अभी 2014 या उसके पहले मैंने देखा था कि एक RTI एक्टिविस्ट ने एक वो डाला था, संजय शर्मा और वसी शर्मा ने, कि आप वहाँ प्रोफेसर थे ही नहीं और आपके लिए जो है वो प्रोफेसर की डिग्री जो है ऐसा कुछ नहीं है किसी ने। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक डाला था, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर की जहां तक बात है, फुल प्रोफेसर होने के लिए आपको कम से कम IIM अहमदाबाद सिस्टम में 8 साल की नौकरी चाहिए होती है। तो वो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने टोटल काम ही 5.5 साल काम किया है। तो हम लोग असिस्टेंट पे हमने ज्वाइन किया था, एसोसिएट के पे स्केल पे मैंने छोड़ा है। हाँ, लेकिन वो किसी ने RTI जवाब नहीं, RTI का जवाब उनको यही मिला था कि फुल प्रोफेसर नहीं थे, बाकी उन्होंने फैकल्टी के रूप में काम किया। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, एक बार जो पालम हवाई अड्डे पर मनोज तिवारी सांसद के साथ प्रधानमंत्री रोड शो में भी आपकी फोटो आई थी, तो क्या बीजेपी में जाने का विचार था क्या? देखिए, अगर विचार होता तो कोई आदमी मीडिया के सामने टीवी पे तो जाकर के मिलता नहीं किसी से जी। तो वो तो मनोज भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और आज नहीं 2 बार मेरे गांव में, मेरे घर पे उन्होंने, जब वो नहीं थे राजनीति में, वो सिर्फ एक अपना परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थे, तब का उनका वो है। तो मेरे घर पे, मेरे दरवाजे पे गांव में उन्होंने 2 बार गाना गाया। और आजमगढ़ में जब मेरे घर में परिवार में जो फंक्शंस थे, उसमें 2 बार हमने उनको इनवाइट किया था, 2 बार उन्होंने गाया। और ये बात होगी कम से कम आज से
20, 22, 24 साल पुरानी। जी। तो मेरा तब का उनका वो है, हम लोग उतरे तो ये हुआ कि भैया किसी की मुझे सिफारिश करनी थी। उसने कहा भैया मेरी सिफारिश कर दीजिए, एमसीडी में लोग बहुत पैसा मांग रहे हैं, तो आप एक बार कह देंगे तो मेरा पैसा बच जाएगा। तो वो फोटो तो मैंने उनको कहा भाई कहाँ हो, मैं एयरपोर्ट उतरा, उनका भैया यहीं खड़ा हूं, बगल में आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं। तो वो उन्होंने किसी ने फोटो की, अगर अच्छा ऐसी कोई चीज हो तो कोई आदमी पब्लिक में मीडिया के सामने तो मिलने जाता नहीं किसी से, ये बेकार की बातें हैं, पूरी तरीके से नॉनसेंसिकल है। नेताजी, समाजवादी पार्टी में आपकी बहुत दखलंदाजी है, अंदर तक दखलंदाजी है, कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी आपकी ही जो है जुबान में बोलते हैं। ये बताइए चाचा जी का जो है पैचअप कब करवा रहे हैं? देखिए ये परिवार का मामला है जी। और मैंने इतना महसूस किया है कि परिवार में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे कोई भी हो। ये बड़े लोगों के निर्णय है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेवल का निर्णय है, इसमें मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं वहां तक की बात कर सकूं। अच्छा एक चीज और बताइए, कुछ अब जब लगा समाजवादी पार्टी को कि हाँ बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हो रहा है, तो आपको एक मुखौटा बना के आगे कर दिया, देखो हमारे पास बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। 75 जिलों में भगवान परशुराम जी की मूर्ति बनानी है इनको, जबकि मुलायम सिंह जी कितनी बार सीएम रहे, अखिलेश जी जो है खुद 5 साल फुल उसमें सीएम रहे, तब भगवान परशुराम जी की याद नहीं आई। वोट के लिए जातिवादी राजनीति कितना घातक है समाज की? देखिए भगवान परशुराम को राजनीति के छोटे चश्मे से देखना बहुत गलत बात है। यहां समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनकी बात, इनके लेवल की बात नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु की बात है, ये सृष्टि के जो नियंता हैं उनकी बात है, और जो हम लोगों ने प्रण लिया है उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा जो मैंने कहा कि भगवान परशुराम की 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे सुंदर, जहां तक इंसान की सोच आज तक नहीं पहुंची थी, उससे बड़ी मूर्ति प्रोफेसर अभिषेक मिश्र लगाने जा रहे हैं। तो वो हम लोग भगवान परशुराम के एक हमने ट्रस्ट बनाई है, उसके तहत लगाने जा रहे हैं। वो उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। 75 जिले में 108 फीट से ऊपर मूर्ति रहेगी? नहीं। 75 जिलों में यह है कि हर जिले में एक मूर्ति कम से कम 1000 दिन के अंदर, वो मेरा टाइम बाउंड प्लान है। हम लोग जो काम करते हैं उसको एक बड़े स्ट्रक्चर के तहत करता हूं मैं। तो टाइम बाउंड 75, मैं आपको कह रहा हूं अभी सितंबर मैंने उसकी डेट भी घोषणा की है कि 1000 दिन के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कम से कम एक भगवान परशुराम का मंदिर बनाऊंगा। और लखनऊ में 100 के बाद जो पूरा राजनीतिकरण 5 साल, देखिए सत्ता मिलेगी नहीं या ये तो क्षेत्र, ये तो जनता तय करेगी। मैंने जो घोषणा की है ये मैं काम आज कर रहा हूं, इसका किसी सत्ता से कोई लेना देना। जिसमें आपको उदाहरण दूं, माननीय मायावती जी ने जो बात कही, मैं आपने जो सवाल किया उसका जवाब दूंगा, सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर। बिल्कुल। माननीय मायावती जी देश की, उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने 3 बार सरकार बनाई, सपा के साथ भी मिलकर एक बार, और चौथी बार जहां एक बार उन्होंने बनाई थी, और चौथी बार जब उन्होंने सरकार बनाई तो उस सरकार में ये लोग ये कहते हैं, आप लोग कह देते हो, मीडिया वाले लिख देते हैं कि ब्राह्मणों ने सरकार बनाई थी। और उसमें उन्होंने, जब हमने घोषणा की कि हम 108 फीट की मूर्ति बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इससे भी बड़ी मूर्ति बनाएंगे जब सरकार बनेगी। तो उन्होंने कहा जब सरकार बनेगी, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। इनफैक्ट कुछ दिनों जब उन्होंने घोषणा की उसके कुछ ही दिनों बाद उनके ऑफिस में कुछ मूर्तियां उतर रही थी, तो हम लोग सोचा भाई हो सकता है बड़ी नेता हैं, उनके लिए कहां कुछ असंभव है, पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत पैसा है, हो सकता है उतर रही हो। लेकिन जब देखा तो पता चला उनकी स्वयं की मूर्ति उतर रही थी। आपका ये कहने का मतलब है कि हमारी सरकार बने ना बने लेकिन हम मूर्ति बनाएंगे? मैं ये बात कह रहा हूं कि ये काम हम कर रहे हैं, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं, पार्टी इसको नहीं लगा रही है, ये ट्रस्ट लगा रही है, और इसको मैं आज कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा जब मैं विधायक हो जाऊंगा तब करूंगा, मैंने ये नहीं कहा जब सरकार बन जाएगी तब करूंगा, मैंने ये नहीं कहा जब मेरे बॉस मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब करूंगा, मैंने ये नहीं कहा अगर मैं मंत्री बन गया तो तब करूंगा। मैं आज कर रहा हूं और इसको निश्चित रूप से इसी आपके सामने करके दिखा दूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को एक ब्राह्मण चेहरा बनाया, जैसे बसपा ने सतीश चंद्र जी को बनाया है। अब ये बताइए, बसपा का तो मुखौटा दे दिया, अब सपा ने की जो है हमारे ब्राह्मण ये हैं, लेकिन इनके जितने संगठन होते हैं उसमें सब एक ही जो है वर्ग विशेष के लोग होते हैं। 10-5 अभिषेक मिश्रा ने प्रयास करके 10-5 जिला अध्यक्ष क्यों नहीं ब्राह्मण बनवा दिए? मैं आपको दोनों जवाब दे रहा हूं। पहले आपके पिछले सवाल का जवाब नहीं हुआ, अभी मैं पहले वो दे दूं। तो जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले नहीं किया, मैं उसके सिर्फ उदाहरण दे देता हूं आपको। अगर आप याद करें तो जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे एशिया का सबसे बड़ा पार्क, सबसे बड़ा आउटसाइड यूएस एंड कनाडा सबसे बड़ा पार्क है वो दुनिया का, हम लोगों ने बनाया। सर उसमें I want to interfere you because Janeshwar Mishra was not any divine person.
he was a personally struggler and also True. was a Samajwadi Party Absolutely, leader. absolutely, absolutely. So in this case, if Samajwadi Party is doing any work on behalf of him, so this was his duty, not for the Brahman caste, but Absolutely. by politics. Our Lord Parasuram, this is politics, absolutely. No, absolutely. I don't agree with that point at all. It is not a politics of religion. It is a politics of belief. It is a politics of no. You cannot dismiss it away. no You problem, cannot sir. dismiss it away, right? Yes, yes. It is a politics of belief. ये मेरी आस्था का सवाल है. It's what I believe in as a religion. It's the sanskar of my religion. So, but when you said we have not done anything for Brahmins, that is the agenda that I picked up. So tomorrow, 10 years down the line, 20 years down the line, when I am no more and somebody does something, you can say वो ब्राह्मण चेहरा नहीं थे, वो तो socialist leader थे, बिल्कुल थे. लेकिन साथ ही साथ he was also a Brahmin leader. तो in him, Brahmins identified themselves with Janeshwarji. Let me give you more. Let me give you more. Sure. So if you think भगवान परशुराम, then we were the only people जिसने भगवान परशुराम जी की जयंती पे छुट्टी घोषणा की. हमने कहा भाई भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और अब भगवान का जवाब दे रहा हूं आपको जो आपने पूछा. जब मैंने सोशियोलॉजी का भी जवाब दिया, सोशलिस्ट लीडर का भी जवाब दिया, भगवान का भी दे रहा हूं कि उनकी हमने छुट्टी घोषणा की. हमने कहा भाई भगवान के छठे अवतार थे. आप जो आदमी पूजा अर्चना करना है, हर आदमी को साल में 2 ही दिन की आरएच मिलती है, वो कौन सी लेना चाहे वो उसकी मर्जी. लेकिन हमने उसकी घोषणा की. जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि नहीं वो तो भगवान के अवतार थे ही नहीं, वो तो महापुरुष थे. महापुरुषों की कैटेगरी में डाल करके उनको छुट्टी की कैंसिलेशन करना पड़ा. ये तो भगवान परशुराम की माया है. ये तो भगवान परशुराम का उत्तर प्रदेश में जलवा है. ये भगवान परशुराम की उत्तर प्रदेश में ताकत है कि जब उनका नाम सामने आया तो सबको एक नीचे से लेकर के ऊपर तक हर पार्टी में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता तक को उनका नाम लेना पड़ रहा है आज की तारीख में. यह भगवान परशुराम की कृपा है हम लोगों के ऊपर और बाकी उत्तर प्रदेश में उनका जलवा है. चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो है रावण की भी जो है पूजा करवाई जाएगी. वो भी बहुत विद्वान ब्राह्मण था. नहीं ये नहीं ना जी देखिए, ब्राह्मण में सही और गलत का अंतर बहुत बड़ा होता है. जी उचित और अनुचित, डिजायरेबल अनडिजायरेबल, राइट एंड रॉन्ग, जिसने आज 5000 साल की बात है हमारी संस्कृति, और इस सनातन धर्म की प्रक्रिया को, इस संस्कृति को बढ़ाने का, बचाने का, चलाने का, सींचने का, संरक्षित करने का काम अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया, सबने किया, मैं नहीं कह रहा किसी एक ने किया, सबने किया, लेकिन अगर उसको सबसे ज्यादा किसी ने उसके लिए त्याग किया, विद्या की, पूजा की, सेवा की, हमने, तो वो ब्राह्मण ने किया. और ब्राह्मण अगर जातिवादी होता, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो रावण की पूजा करता, प्रभु श्री राम की नहीं करता. तो आप कभी ये गलती कभी मत करना. तो ये हमेशा जब होगा उचित की बात होगी, सही की बात होगी, और सही और गलत के रास्ते पे अगर अपने की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी तो करेंगे. चलिए सर, संगठन की बात बता दीजिए तो मैं आगे जो है आपसे संगठन की आपने बात पूछी, मैं तो आपसे, मैं जो लोग उस पर सवाल पूछते हैं, अभी मुझसे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर कैबिनेट मंत्री है, नाम नहीं लूंगा, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है नाम, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था. मैंने उससे सिर्फ इतना सवाल पूछा था, मैंने कहा भाई हमारी लिस्ट क्यों देखते हो, आपके भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट है, वो देख लो. आपने उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में 25-26 प्रदेशों में आपके पास मुख्यमंत्री हैं. आपको पूरे और हिंदुस्तान में एक भी आदमी, एक भी ब्राह्मण इस काबिल नहीं मिला कि आप उसको मुख्यमंत्री बना सके. क्यों नहीं बना सकते? आप बना दो. और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर अभिषेक मिश्र जैसे लोगों को ला करके राजनीति में जगह दी है, हम लोगों को स्थान दिया. हम लोग भी प्रोफेसर थे. अगर मैं न होता, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न निर्णय लेते, मंत्री बनाए, कोई पीडब्ल्यूडी या कुछ ऐसा डिपार्टमेंट दिए होते तो शायद जो है कुछ और काम नहीं. प्रोफेसर देखिए, ऐसा नहीं है. आदमी जब काम होता है और आदमी की काबिलियत छुटती नहीं है, जहां होगी वो चमक के सामने आएगी. अच्छा नेता जी, हम लोग राजनीति पर भी कुछ बात करें. बिल्कुल, आप बताइए. तो मैं आपका जवाब दे दूं तो चाहे माता प्रसाद पांडे जी हो जिनको स्पीकर बनाया, चाहे अभिषेक मिश्रा जैसे नौजवान हो, सीजन लीडर, सीनियर लीडर का उदाहरण दे रहा हूं, और नौजवानों का जिनको पहली बार मौका मिला, राजनीति में लाए, सीट दी, लड़ाया, जिताया, और उसके बाद मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, आज भी राष्ट्रीय सचिव है, आज भी प्रवक्ता हूं. तो समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान हमेशा रहा है और आगे और होगा. चलिए सर, किसान बिल आया, इसके किसान जो है सड़क पर हैं जी. और जो है किसान बिल से क्या नुकसान दिखता है, जबकि उसमें तो सरकार का कहना है किसान को छूट मिल गई, पूरे देश में वो चाहे जहां अपना सामान बेच सकता है, किसान जो है अपना मूल्य तय कर सकता है जी. और किसानों को भंडारण की जो है सुविधा मिल गई कि जो सक्षम है वो भंडारण भी कर सकते हैं. सर, इसमें नुकसान क्या है किसानों? किसान बिल एक कमाल का बिल लाए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि जिसके फायदे के लिए लाए हैं
जिसके लिए कह रहे हैं भाई किसानों का इससे भला हो जाएगा, किसान का फायदा हो जाएगा, फार्मर्स के हक में है, वही आदमी कह रहा है कि साहब हमारा अब फायदा मत करो, बहुत आपने फायदा कर दिया, अब हम पे रहम कर दो, अब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं बस करो सरकार, बहुत हुआ अत्याचार, ठीक है ना। वही आंदोलित है, उसको हर तरीके से दबाने का बिल है, उसके विरोध का बिल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने का बिल है, जिस तरह अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे और वो मजबूर करते थे किसान को कि आप यही लगाओगे, यही बोओगे। अगर मान लीजिए 25,000 एकड़ के कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़ी कंपनी ने कर लिया, तो क्या बीच में कोई एक किसान अपना 2 एकड़ कुछ और बो करके उसको बेच पाएगा? आप उसमें आपने जो उसका ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म वो आपने खत्म कर दिया। अब वो ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एसडीएम या डीएम किया जाएगा। कौन एसडीएम है, कौन डीएम है, आप बताओ। हमने भी सरकार चलाई है जो सरकार के खिलाफ आदेश कर देगा। समाजवादी पार्टी किसान बिल के खिलाफ नहीं सड़क पर दिख रही है। नहीं, मुझे किसान बिल पे पूरा मौका दीजिए तो मैं अपनी बातें रख दूं जी। तो जिस तरीके से, और किसान ये कह रहा है कि साहब हमें नहीं चाहिए, आप हमें कोई एक आदमी भेज दो, कोई अफसर भेज दो, कोई एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट भेज दो, कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भेज दो, कोई सांसद भेज दो, कोई विधायक भेज दो, कोई मंत्री भेज दो, जो हमको समझा तो दे कि इसमें फायदा क्या है। उसका कोई जवाब नहीं। सरकार ने न किसी से कंसल्ट किया, न किसी स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट किया बिल में। एक तरफ का आदेश जारी कर दिया और पूरा किसान आंदोलित है उसके खिलाफ, और उसको वापस नहीं ले रहे। जिसका भला करने चले वो कह रहे साहब हमारा नुकसान है, लेकिन सरकार कह रही नहीं हम तो तुम्हारा भला करके ही मानेंगे, जबरदस्ती है तुम्हारा भला करेंगे। असल में उन्हें भला किसान का नहीं करना। सच में वो भला करना चाहते हैं तो उन कॉर्पोरेट घरानों का करना चाहते हैं जिससे वो गुलामी कराना चाहते हैं किसान की। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं आपसे। वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो इतना खराब कानून बना सकती है कि किसानों बना दिया इन्होंने, लगना बचा कहां? लगता तो हमें बहुत कुछ था। लगता तो हमें यह भी था कि आप तो राजनीति में हैं तिवारी जी, लगता तो हमें यह भी था कि जब प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ नौकरियां हम साल की देंगे तो प्रधानमंत्री देंगे। लगता तो हमें यह भी था कि जब 75 लाख नौकरियां, 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार के मैनिफेस्टो में लिखा गया तो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। लगता तो हमें यह भी था कि उत्तर प्रदेश जो है गड्ढा मुक्त हो जाएगा। लगता तो हमें यह भी था कि किसान का गन्ना वो माफ हो जाएगा। हुआ नहीं है, वो सही कह रहे हैं आप। एक सवाल मेरा ये भी है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि जब कोई कानून बन जाता है बाद में उसको विरोध करने वाले बाद में उसको फॉलो करते हैं। अभी मैं एक उदाहरण दूं, फूड सिक्योरिटी बिल का। फूड सिक्योरिटी बिल का मुझे याद है समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में विरोध किया था और अगेंस्ट में वोटिंग किया था, उसका सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू करने से मना कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2017 के पहले 15 या 14 में जो है फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने फूड सिक्योरिटी बिल लागू किया। देखिए फूड सिक्योरिटी तो उसका उन लोगों ने ये विरोध किया था कि अरे फूड सिक्योरिटी बिल लागू हो जाए तो किसानों के गल्ला जो है वो मतलब दाम पर नहीं बिक पाएंगे, लोगों को फ्री में मिलेगा तो लोग कैसे बेचेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली। अब आपने सवाल में ही जवाब भी दिया। मैं सिर्फ उसको पिन पॉइंट कर दूं। जब आपने ये व्यवस्था बना दी, जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी हमारी, तो हमने ये व्यवस्था बना दी कि फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जो प्रोक्योरमेंट होना है, उस प्रोक्योरमेंट के लिए जो बजट का एलोकेशन होना है जिससे कि हम खरीद सकें उतना किसान से, उस बजट को जब एलोकेशन का हमने बढ़ा दिया और उसके खरीदने को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, तब हमने उसको इंप्लीमेंट किया। देखिए किसी भी चीज को अब आपने कह दिया उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाए। अरे कैसे गड्ढा मुक्त हो जाएगा? आपके कहने से गड्ढा मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश? आपने पैसा नहीं दिया, आपने रिसोर्स नहीं दिया, आपने टेक्नोलॉजी नहीं दिया, आपने मैन पावर नहीं दी, आपने प्रायोरिटाइजेशन नहीं दिया, आपने उसके ऊपर ह्यूमन पावर नहीं लगाया। कैसे गड्ढा मुक्त हो जाएगा? आप लगाइए तब तो है। आपने कह दिया 1.25 करोड़ लोगों को एक दिन में नौकरी दे दी, और जब आपसे लिस्ट मांगी जाती नौकरी देने की तो आप 3 लाख नौकरियों की लिस्ट दे देते हो। उसमें भी गलत है वो लिस्ट, उसमें भी संविदा के हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल है, आउटसोर्सिंग की नौकरियां। कांग्रेस का बस हो गया कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया बस हो गया, जांच करके कुछ जिनका कोई मतलब नहीं उनके नाम की चर्चा का क्या। बहरहाल तो राजनीति में तो आपका गठबंधन भी रहा, इस पर भी मेरे सवाल है। विकास के मुद्दे बात करता हूँ जी। नेताजी, आपको लगता है क्या, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को लगता है कि जो है विकास अब जो है बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया? अब तो समीकरण पर ही चुनाव होते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो गिनाने के लिए एम्बुलेंस था, समाजवादी पेंशन थी, बेरोजगारी भत्ता था, तो कौन एक्सप्रेस, फलाना एक्सप्रेस, ढकाना एक्सप्रेस, तो दुनिया भर की चीजें थी, लैपटॉप था, लोगों को दिया उन्होंने, लेकिन वो काम नहीं किया। क्या लगता है कि चुनाव में विकास के मुद्दे नहीं, केवल ब्राह्मण चेहरा ले दो, ठाकुर चेहरा ले दो, दलित चेहरा दे दो, यही काम करते हैं? मैं 2 चीजों पे चैलेंज करना चाहूंगा। एक, जो आपने कहा काम नहीं किया, ये नहीं कहा काम किया, ना वो मुद्दा काम नहीं किया, मुद्दा काम नहीं किया। हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आपने कहा मुद्दा काम नहीं किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्दा भी काम किया। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में जितने वोट जिस सीट पे मिले थे, आप अगर 17 में हमारे वो वोट कैलकुलेट कर लेंगे, हर जगह
हमको उससे ज्यादा बढ़ के वोट मिला है। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मुझे पहली बार लगभग 47,000 वोट मिला था। अगली बार जब मैं चुनाव में गया तो मुझे लगभग दुगना वोट मिला लखनऊ जैसे शहर में। तो यह कहना गलत है कि हमें जनता ने प्यार नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया, साथ नहीं दिया, बढ़ा करके वोट नहीं दिया। हां, यह बात सच है कि जितना सीट जीतने के लिए चाहिए था वो नहीं हमें मिला, क्योंकि लड़ाई जो थी वो इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा किया, जो उन्होंने दुष्प्रचार किया, जो उन्होंने लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम किया, जो लोगों को बहकाने का काम किया, उसमें जनता आ गई। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि काम की कीमत नहीं, काम की कीमत है। काम की कीमत तब भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। समाजवादी पार्टी ने कल भी काम को मुद्दा बनाया था, आज भी काम को मुद्दा बना रही है और आगे भी काम को ही मुद्दा बनाएगी। जितना काम हमने 2012 से 17 में किया, उससे कहीं ज्यादा काम 2022 में कर दें। आज की तारीख में इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, माननीय अखिलेश यादव जी का जो आदेश है, वो ये है कि अलग अलग पॉलिसीज पे, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे इरिगेशन की बात हो, अर्बन डेवलपमेंट की बात हो, हाउसिंग की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों के लिए हो, मंडी एक्ट पे हो, इन सब पे हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज की तारीख में डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री, जो कि माननीय अखिलेश जी खुद देखते हैं और उसको फिर वो फीडबैक देते हैं कि नहीं, ये नहीं, जिससे कि जब सरकार बने 2022 मार्च में सरकार जब बने, पहले दिन से उस पर काम शुरू हो जाए, उसकी तैयारी हम आज कर रहे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे उत्तर प्रदेश में बहुत क्लियर है, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कहीं डाउट नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो होगा, जो समाजवादी पार्टी लेके चलेगी, वो होगा रोजगार। आज करोड़ों 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 नौकरियां चली गई, हर घर में बेरोजगार है, बेरोजगार बाप पैदा हो गए। कोई घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें बेरोजगारी जहां तक न पहुंच गई। और बेरोजगारी से जिनके लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां हैं भी तो उन्हें 2-2, 4-4, 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जिनको मिल रही हैं उनको 20%, 30%, 40% मिल रही है। 50-60% लोगों का, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, कोई घर उत्तर प्रदेश में आज ऐसा है, हिंदुस्तान में बल्कि ऐसा है, जिसने अपना खर्चा 40%, 50% कम न किया हो। घर कोई परिवार ऐसा नहीं है आज बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। 4 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4 बार बिजली का बिल बढ़ाया। आज की तारीख में लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन की बात करते हैं। आज इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश में आसपास के 7, 8, 10 प्रदेशों में सबसे महंगी बिजली है। कैसे, कौन इंडस्ट्री आएगी आपके यहां? आप लैंड नहीं अवेलेबल करा पा रहे हो, पानी नहीं अवेलेबल करा पा रहे हो, आप क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं दे पा रहे हो। इनके कहने से कुछ होगा? तो इसके अलावा सुरक्षा मुद्दा बनेगा। सुरक्षा के फ्रंट पे उत्तर प्रदेश की सरकार में जैसा जंगल राज आज है, जैसी जनता त्राही त्राही कर रही है, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। इतना सुरक्षा का कोलैप्स, लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स, ना लॉ बचा है ना ऑर्डर बचा है। सवाल मेरे अभी राजनीति पर जल्दी से आप जवाब। तो मैं मुद्दे, आपने पूछा मुद्दे कौन से होंगे, राजनीति के मुद्दे ही बता रहा हूं। किसान हमारा बहुत बड़ा मुद्दा होगा। किसानों के लिए जो हमने, हमारे सरकार में 800, 850 रुपए बिजली का बिल आ रहा था, वो बिजली का बिल आज 1700, 1800, 1900 पहुंच गया। वादा कर रही है कि वादा कर देगी, बिल्कुल कम करेंगे, निश्चित रूप से कम आधा करने को वादा नहीं। अब आधा तो देखिए, जहां इन्होंने पहुंचा दिया है उसको ठीक करते करते वक्त लगेगा। एकदम चौपट कर दी व्यवस्था। इन्होंने बजटरी एलोकेशंस कम कर दिए बिजली विभाग के, पुलिस के बजटरी एलोकेशंस कम किए हैं, इन्होंने किसान के लिए एग्रीकल्चर के बजटरी एलोकेशंस खराब किए हैं। तो उन सबको ठीक करें, लेकिन निश्चित कह रहा हूं आपसे, कम करेंगे। अच्छा नेताजी, की ओर 2012 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार थी जी। फिर भी 2017 में विधानसभा के चुनाव के लिए उनको गठबंधन करना पड़ा कांग्रेस से, यानी कि सत्ता में रहते हुए भी वो अपने को कमजोर समझने लगे। फिर बाद में 2019 में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया, फिर भी वो सफलता नहीं मिली। अब आपको क्या लगता है कि 2022 में चुनाव अकेले जाना सही रहेगा या किसी गठबंधन के साथ जाना? देखिए, इसका निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। हाँ। लेकिन जितना उन्होंने अभी तक, जो भी आपसे मीडिया से बातचीत में जो उन्होंने कहा है, वो हम लोगों ने भी सुना है, और उसमें उन्होंने हमेशा कहा है कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, अपनी नीतियों को लेकर के, अपने नेता का चेहरा लेकर के, हमने जो काम किया था उसको लेकर के, और उससे महत्वपूर्ण जो हम काम करने जा रहे हैं, जो रोजगार पे काम करने जा रहे हैं, किसान के लिए करने जा रहे हैं, सुरक्षा, पुलिस के व्यवस्था में मूल चूल परिवर्तन करेगी समाजवादी पार्टी। एक स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, फंडामेंटल चेंज करेंगे, जिससे कि इस व्यवस्था को सुधारा जा सके। तो आज जो व्यवस्था है वो कोलैप्स कर गई। अकेले लड़के 351 सीट का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? क्यों नहीं पूरा होगा? अगर जनता का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से 52 सीट फिर छोड़ क्यों दिया समाजवादी? अब हो सकता है कि कुछ सीटें ऐसी हो जहां पे हमारे प्रत्याशी न पसंद आए लोगों को, तो इसलिए थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़ दी जाती डेमोक्रेसी में। ये बताइए, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जब गठबंधन टूटा तो उसके खिलाफ किसको जिम्मेदार मानते? बहन जी जो कह रही थी उसको, या जो है कुछ और वजह? देखिए, ये माननीय मायावती जी उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता है, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बुआ भी कहते हैं।
बहुत कुछ कहा जाता है। हम लोग समाजवादियों का ये संस्कार है कि हम सबको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। जब से सामने वाला तब से बुआ कहना बंद। सामने वाला कोई अगर ऐसी बात भी कह दे तो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी मर्यादाओं में रह करके उस हमारी तरफ से गलती ना हो, हमारी तरफ से सम्मान में कमी ना हो। सामने वाला अगर कुछ कहता है तो उसकी मर्जी। आपने देखा उसमें भी जिस तरीके से हम लोगों ने निर्वहन किया, जितनी इज्जत के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ गठबंधन के धर्म का, नियम का पालन हमने किया, समाजवादियों ने किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, वो एक अपने आप में मिसाल है, वो एक अपने आप में उदाहरण है। वो उससे हम लोगों को भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी को इज्जत देनी है तो कैसे देनी है, कैसे काम करना है। हम सबने उससे बहुत कुछ सीखा। तो क्या लगता है किसकी गलती थी? गलती तय करने का वक्त नहीं है ये, आज पे काम करने का वक्त है। बसपा अध्यक्ष का वो दबदबा था कि समाजवादी पार्टी जो है वो कौशाम्बी से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई और महासचिव इंजीत सरोज ने चुप्पे से नामांकन किया। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी हमेशा आज की तारीख में होती है और स्ट्रैटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। कि हम जो कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी, जिसको हम लोग मैनेजमेंट के लिटरेचर में कह देते हैं, कि हमने जो निर्णय लिया, हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई, हमने जो डिसीजन लिया, वो उस समय पे सही निर्णय था। लेकिन उसका जो कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स आया, उसकी वजह से जो आउटकम होता है वो बदल जाता है। चलिए सर, एक छोटा सवाल और है। एक क्या है, कई सवाल लेकिन छोटे छोटे। 2022 में समाजवादी पार्टी किससे गठबंधन करेगी? मैंने ऑलरेडी आपको जवाब दिया इसका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी अपने आप, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, अपनी लीडरशिप को लेकर के, अपनी यंग लीडरशिप को लेकर के, अपने एक्सपीरियंस लीडरशिप से सीख करके, उनको साथ लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और काम को मुद्दा बनाएंगे। जब जातिवादी राजनीति चल रही है, ब्राह्मणों को एक करने के लिए आपको कर दिया गया है आगे, प्रदेश में 7% कुर्मी बिरादरी के लोग हैं। आज कुर्मी बिरादरी के लोग जो पूरी तरीके से खड़े हुए हैं भाजपा के साथ। क्या ऐसा नहीं है कि ये अपना दल यस को समाजवादी पार्टी अपने संघ में शामिल करे और अपना मजबूती दे? देखिए, अगेन मैं इसको दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला ये कि हमें लोगों को, आदमी को आदमी रहने दें, उसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई न बनाए, जैन पारसी न बनाए, उसको ब्राह्मण ठाकुर अगड़ा पिछड़े में न गिने, उसको हम सिर्फ एक हिंदुस्तान के सिटीजन के रूप में देखें। और सरकार जब हम बनाने की बात करते हैं तो एक ही धर्म हिंदुस्तान और एक ही किताब संविधान। इसमें हाँ, जहां तक ये बात है कि लोगों को साथ लेने की बात है, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग दल हैं, जो छोटे साथी हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अगर वो साथ आना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी उनको साथ लेके चुनाव लड़ेगी। जैसे ओपी राजभर हैं, ये बहुत सारे नाम है। इनका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, उन दोनों लोगों के बीच का निर्णय है। हम लोग कैसे पार्टी तो कानून व्यवस्था पर खूब सवाल उठाती है, वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था पर। आपके लंबी तकरीरें हमने सुनी है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तो बड़े सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, या दंगे नहीं हो रहे थे, या ऐसी वो नहीं हो रही थी। तो क्या वजह रही कि तब समाजवादी पार्टी नहीं रोक पाई और आज रोकने की कंडीशन? देखिए, हमने तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो दंगे करा रहे हैं? 4 क्वेश्चन। वो कहां से आते हैं, कहां छुप जाते हैं जाकर के? वो हमने जब भी कोई ऐसी घटना हुई उसका कड़ाई से हमने पालन किया। हमने उसके खिलाफ जो लोग थे उनको अरेस्ट किया, कानून की जो कार्रवाई है उसको किया, संविधान में जो न्याय संगत प्रक्रिया है उसका पालन किया, उसको रोका, उसको काउंटर किया। ये अलग बात है कि लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो इस मामले में एक्सपर्ट हो गए और हो सकता है आने वाले वक्त में फिर वो कुछ ना कुछ हरकत करें। अरे मतलब आज वो सत्ता में है तो नहीं हो रहा है, कल जो अब ये तो आप कह रहे हैं कि वो सत्ता में, मैंने तो कहा नहीं। ये तो आप कह रहे, मैंने ऐसा नहीं, आपका यही कहा। चलिए, अच्छा, ये तो जी आपने कहा कि जो लोग दंगा कराते हैं वो सत्ता में, मैंने नहीं कहा। हो गया। रोजगार जो है, बेरोजगारी की समस्या आज बहुत है, लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं। रोजगार को लेकर समाजवादी प्लान क्या है 2022? इस पे हमने सबसे ज्यादा काम किया है। हाँ। आज की तारीख में हम लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, किस विभाग में कहां कितनी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर में कहां किया जा सकता है, कहां कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सकता है, कौन कौन से पोटेंशियल पार्टनर्स आ सकते हैं, सच में कौन से इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा काम अगर 2022 की समाजवादी सरकार में देखने को मिलेगा तो रोजगार पे, किसान पे और नौजवान पे देखने को मिलेगा। वो नौजवान जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल की संविदा देना चाह रही थी, उस सरकार ने, उस नौजवान ने यह तय कर लिया है कि अब इस सरकार की संविदा 1 साल की बची है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की संविदा समाप्त। मतलब नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता ना देकर रोजगार देने का आप लोग प्लान बनाएंगे? देखिए,
बेरोजगारी भत्ता भी पूरी दुनिया में एक व्यवस्था है। ये सिर्फ हिंदुस्तान का हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं था, हमने जो काम किया उस पर नहीं था, पूरी दुनिया में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की एक व्यवस्था है। आज की तारीख में अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो कोरोना काल में अमेरिका जैसे देश में, यूके जैसे देश में, जर्मनी जैसे देश में बहुत भारी संख्या में लोगों की मदद करने के लिए उनको कैश ट्रांसफर्स की एक व्यवस्था बनी है। हमने भी उस सोशल सिक्योरिटी को पकड़ने की कोशिश की। तो आज असली मुद्दा है रोजगार, लेकिन रोजगार अगर नहीं मिल रहा है उसको, तो उसको कुछ तो मदद मिले, नौजवान को कुछ तो मिले, कम से कम वो अपना फॉर्म तो भर सके, अपनी किताब तो खरीद सके, कम से कम वो कहीं जाकर के अगर उसको ट्रैवल करना है, कोई इम्तिहान देना है तो उसकी फीस तो भर सके। नेताजी, तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पे भी काम करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे और रोजगार पे सबसे ज्यादा काम करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति की बात होती है, वो कहा जाता है कि तुष्टीकरण जो है हर पार्टियां लगभग करती हैं, समाजवादी पार्टी इसमें कितना माहिर है? देखिए, ये शब्द जो है ये कुछ लोगों का दिया हुआ शब्द है। क्यों? कुछ जगह तो वही लोग है ना जो परंपरागत लोग दिखते हैं, गैर परंपरागत लोग दिखते नहीं है, तो इससे लगता नहीं कि देखिए, ये शब्द एक पार्टी विशेष ने जनता में फैलाने का काम किया। जिसको ये तुष्टीकरण कहते हैं, जिसको ये किसी का अपीजमेंट कह देते हैं, वो सच्चाई में हिंदुस्तान का जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India sovereign secular democratic republic, उस जो कॉन्सेप्ट का है हम उस पर विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान के संविधान में जो सेक्युलर शब्द है, जो सोशलिस्ट शब्द है, जो डेमोक्रेटिक शब्द है, जो रिपब्लिक शब्द है, हम उसको इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको मानते हैं। और ये विश्वास है हमारा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बाकी आप जितने नाम ले सकते हैं, उन सबके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। किसी के खिलाफ काम नहीं करेगी, किसी के फेवर में अलग से नहीं करेगी, सबके लिए काम करेगी। जिसको जितने की जरूरत है, जहां मदद की जरूरत है, वो समाजवादी पार्टी करेगी। सर, एक बात और बताइए कि आजम खान को जो है आपकी पार्टी ने छोड़ दिया, आखिर फाउंडर मेंबर रहे हैं और बड़े नेता हैं प्रदेश, क्या ऐसी वजह रही कि देखिए समाजवादी पार्टी उनके परिवार के पीछे अब नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर जो है, जो समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जो डीएनए है हमारा, जो हमारा जेनेटिक्स है, वो अपने साथी को, अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को, अपने भाई को कभी भी किसी भी कीमत पे छोड़ने का नहीं है, चाहे वो कोई हो। और माननीय आजम साहब तो हमारे बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार स्वयं माननीय मुख्यमंत्री, स्वयं माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने, मेरे मुंह से बार बार उनके लिए मुख्यमंत्री निकलता है, भगवान जल्दी उनको दोबारा बनाए। तो वो तो सुना गया है कि भाई आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको भी उप मुख्यमंत्री बनना है, बॉस को मुख्यमंत्री बना ले, वही उसी में सब कुछ है हमारा। तो हम लोग लगातार माननीय आजम साहब के लिए, उन्होंने स्वयं मेहनत की है, स्वयं वो घर से निकले हैं, उन्होंने रोड शो किया, उनको पुलिस ने रोका, अरेस्ट किया, डिटेन किया और उठाया है हर मुद्दे पे, हर मंच पे। हमने विधानसभा में सवाल उठाया, हमने जब धरना प्रदर्शन दिया है उसमें सवाल उठाया, गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया, लगातार हर चौराहे पे, और सिर्फ एक किसी की बात नहीं, वो तो हमारे बड़े लीडर हैं। लेकिन अगर हमारा छोटा साथी भी कभी हो जाता है, मैं अभी गया था आपके यहाँ जालौन उरई में गया था, वहां हमारे 8 लड़के बंद है, पुलिस ने डिटेन कर लिया था धरना प्रदर्शन में, उनके खिलाफ भी हम लोग जो उन्होंने कार्रवाई की, पुलिस ने उसका विरोध किया, एसएसपी से बात की, वहां बाकी व्यवस्था में बात की, उनकी बेल के लिए वकीलों से बात की मैंने, और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले वक्त में बहुत जल्दी उनकी बेल हो जाएगी। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप एक चीज और बताएं, आपको लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ताच्युत कर देगी? देखिए, सत्ता में लाना और हटाना ये उत्तर प्रदेश की जनता का निर्णय है, लेकिन इतना सच है कि आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मन बना लिया है। इतना स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, इतनी नाराजगी, किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी व्यापार का हो, किसी प्रोफेशन का हो, चाहे सरकारी अफसरों से आप बात कर लीजिए, किसी दिन आप टीचरों से बात कर लीजिए, आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, इतनी जबरदस्त नाराजगी सरकार के खिलाफ। आदमी दबी आवाज में सिर्फ इतना कहता है, भैया 2022 आए दो, इनको पता लग जाए। तो निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया, लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ करने में कोई अगर उत्तर प्रदेश में सक्षम है तो समाजवादी पार्टी है। निश्चित रूप से हम ही सरकार दे सकते हैं, मजबूत सरकार दे सकते हैं, बहुमत की सरकार दे सकते हैं। 2022 में जनता हमको वो जिम्मेदारी देने जा रही है। चलिए नेताजी, आपसे बातचीत बहुत लंबी हो गई, अंत में जो है आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके का अन्याय, जिस तरीके का अत्याचार, जिस तरीके की बेरोजगारी, जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स, जिस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था टूट गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार हो गई है, जिस तरीके से बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह रेप की घटनाएं इतनी
गंदी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। ये सरकार पूरी तरह कोलैप्स कर गई है, सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, जंगल राज है, जनता त्राही त्राही कर रही है। अब जनता को उचित निर्णय लेने का वक्त आ गया है। जो लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, जो लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ा करके वोट लेना चाहते हैं, उन लोगों को अब हटाने का वक्त आ गया है। और जो लोग काम को ही अपना धर्म मानते हैं, हिंदुस्तान को धर्म और संविधान को अपनी किताब मानते हैं, ऐसे समाजवादियों को मौका देने का वक्त है। समाजवादियों ने काम किया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2022 से 27 की सरकार में समाजवादी ऐसा काम करेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए, कि आप मिसाल दोगे और आपको लगेगा कि हाँ सच में काबिल लोगों को हमने सरकार दी, जिनको सरकार चलाना आता है और जिन पे जनता विश्वास कर सकती है। चलिए मिश्रा जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा जी थे। उनका कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 2022 के क्या मुद्दे होंगे उस पर अभी से ही रिहर्सल जारी है। आगे भी हम आपको ऐसे तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत, देखते रहिए मनोज तिवारी का।